So in this video we will see what is the relation between population, environment and development. So how these three things are related to each other: population, environment and development. Development in general and human development in particular is a complex concept used in social sciences. It is complex because for ages it was thought that development is a substantive concept, and once it is achieved it will address all the socio-cultural and environmental ills of the society. देखिए कितना important point है ये, very important. हम लोगों ने बात किया what is development. See, what is development? Development is equal to कोई भी चीज़ का better होना या फिर improvement होना. तो जब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट तो हमें लगता है कि सभी ह्यूमंस का डेवलपमेंट हो रहा है, यानी सभी ह्यूमंस इंप्रूव कर रहे हैं. बट क्या ऐसा सबके साथ हो रहा है? नहीं. क्या सारे जितने भी सोशल कल्चरल और एनवायरमेंटल इश्यूज हैं वो सोल्व हो रहे हैं? नहीं. उल्टा सब डिटीरियोरेट हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, रिच और पुअर के बीच में गैप भी बढ़ रहा है. तो डेवलपमेंट से जो हमने सोचा था कि इश्यूज सोल्व होंगे वो सोल्व होने की बजाय और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं. सो ये एक इशू है डेवलपमेंट के साथ. दो डेवलपमेंट हैज ब्रोट इन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन मोर देन वन वे बट इंक्रीजिंग रीजनल डिस्पैरिटी. ये चैप्टर के शुरू में भी पढ़ा था. रीजनल डिस्पैरिटी, सोशल इनइक्वालिटीज, डिस्क्रिमिनेशन, डेप्रिविएशंस, displacement of people, abuse of human rights and undermining human values and environmental degradation. तो डेवलपमेंट के ये सारे के सारे क्या हैं? नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं. नेगेटिव इम्पैक्ट्स कैसे हैं? रीजनल डिस्पैरिटी आ रहा है कि कुछ एरियाज डेवलप हो रहे हैं, दूसरे एरियाज डेवलप नहीं हो पा रहे, तो उससे बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. लोग माइग्रेट करके उन एरियाज में जा रहे हैं जहाँ पे डेवलपमेंट है. फिर माइग्रेशन से क्या होता है? आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू होता है. जिस एरिया के लोग हैं दूसरे एरिया के लोगों से वो एक तरीके से फिर वो उनको मतलब पसंद करना बंद कर देते हैं कि हमारे एरिया में भीड़ हो रही है, हमारी एरियाज की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ये लोग लेके जा रहे हैं. सोशल इनइक्वालिटी शुरू हो रही हैं. जो रिच है वो और रिच होता जा रहा है और जो पुअर है वो और पुअर होता जा रहा है. डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डेप्रिवेशन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल है जिसको हमने माइग्रेशन बोला अभी. एब्यूज़ ऑफ ह्यूमन राइट्स है. कैसे होता है एब्यूज़ ऑफ ह्यूमन राइट्स? कि जो लोग स्लम्स में रह रहे हैं उनको बेसिक चीज़ों का कोई फैसिलिटी भी नहीं है, तो वो एक ह्यूमन राइट का वोलेशन है. उनको एक राइट है कि वो भी एक अच्छी लाइफ जिए, बट वो उसका वोलेशन हो रहा है. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है. तो ये सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस किसके हैं? डेवलपमेंट के. कंसिडरिंग द ग्रेविटी एंड सेंसिटिविटी ऑफ द इशू इन्वॉल्व्ड, The UNDP in the Human Development Report 1993 tried to amend some of the implicit biases and prejudices which were entrenched in the concept of development. तो इन फैक्टर्स को इंक्लूड करने के लिए UNDP ने एक और सॉल्यूशन निकाला. उसमें क्या था? पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड देयर सिक्योरिटी वर द मेजर इशू इन द डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 1993. पीपल्स पार्टिसिपेशन मतलब क्या सभी लोग पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में, ये देखना जरूरी था. इट ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन द प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल एज मिनिमम कंडीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट. तो हमने इस पे डिस्कस किया था कि ये मिनिमम कंडीशन क्या होनी चाहिए डेवलपमेंट की. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन. प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन क्या होता है? डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब होता है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज. एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट, और एम्पावरमेंट भी होना चाहिए, यानी लोगों की कैपेबिलिटीज भी अच्छी होनी चाहिए, यानी वो उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उनकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए. तो वो एम्पावरमेंट है. अगर फीमेल अगर पहले जॉब नहीं कर पाती थी या उनकी हेल्थ फैसिलिटीज उनको उतनी अच्छी नहीं मिलती थी, बट अब एजुकेशन इंप्रूवमेंट होने के साथ साथ क्या है? वो क्या है? एक एग्जाम्पल है वीमेन एम्पावरमेंट का. सो द रिपोर्ट रिकॉग्नाइज्ड greater constructive role of civil societies in bringing about peace and human development. civil societies क्या होती हैं? जो लोग आपस में NGOs वगैरह बनाते हैं या लोग ग्रुप में आके अपने चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं सोशल सर्विस के थ्रू. कोई फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है, कोई फ्री हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, तो वो क्या सिविल सोसाइटीज हैं. दी सिविल सोसाइटी शुड वर्क फॉर द बिल्डिंग अप ओपिनियन फॉर रिडक्शन इन द मिलिट्री एक्सपेंडिचर, demobilization of armed forces, transition from defense to production of basic goods and services, and particularly
डिसआर्मामेंट एंड रिडक्शन इन दी न्यूक्लियर वॉरहेड्स बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। तो इनके कहने का मतलब है भी जो एक्सपेंडिचर आप लोग मिलिट्री पे और आर्म्स एंड एम्यूनेशन पे करते हैं वो आप ह्यूमन डेवलपमेंट पे कीजिए, तो बेटर पीस इस्टेब्लिश होगा सोसाइटी में। इन ए न्यूक्लियराइज्ड वर्ल्ड पीस एंड वेलबींग आर मेजर ग्लोबल कंसर्न्स। तो कंट्रीज को ये लगता है कि हमारे पास अगर ज़्यादा वेपन्स होंगे तो हम पीस इस्टेब्लिश करेंगे, बट ये जो सोसाइटीज़ हैं ये आर्ग्यू करती हैं कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, पैसा लगाइए, तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जो है पीस, क्योंकि लोग अच्छे से रहेंगे और लोगों के पास सारी फैसिलिटीज़ होंगी तो ज़्यादा जल्दी पीस इस्टेब्लिश होने के चांसेस रहेंगे। एट द अदर एक्सट्रीम ऑफ दिस अप्रोच लाई द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाई न्यू माल्थिसियंस। ये क्या होते हैं? ये इकोनॉमिस्ट होते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट्स एंड रेडिकल इकोलॉजिस्ट। तो ये एक तरीके से रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं जो रिसर्च करते हैं कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे अचीव किया जाए। तो ये बड़े बड़े कॉलेजेस में जो स्टडी करते हैं ये वो उनके बारे में ये बोल रहा है कि जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, जो एनवायरमेंट के बारे में सोचते हैं, इकोलॉजी के बारे में जो सोचेंगे, तो दे बिलीव दैट फॉर ए हैप्पी एंड पीसफुल सोशल लाइफ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्स इज ए नेसेसरी कंडीशन। यानी बैलेंस होना जरूरी है आपकी पॉपुलेशन और जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं उन दोनों के बीच में। यानी जितना नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल होगा उसके हिसाब से पॉपुलेशन को उसके साथ बैलेंस में रहना जरूरी है, नहीं तो वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा और अगली जनरेशन्स के लिए हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं बचेंगे। तो ये क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं? अनसस्टेनेबिलिटी आ जाएगी, यानी सस्टेन नहीं कर पाएगी, एनवायरनमेंट सस्टेन नहीं कर पाएगा। आफ्टर फ्यू जनरेशन्स सारी चीज़ें खत्म होना शुरू हो जाएंगी, पोल्यूशन इतना हाई लेवल का हो जाएगा कि नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए बहुत मुश्किल होगी उसको हैंडल करने में। अकॉर्डिंग टू दीज थिंकर्स द गैप बिटवीन द रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन हैज़ वाइडेंड आफ्टर 18th सेंचुरी। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो गैप था पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच में काफ़ी बड़ा, 18th सेंचुरी में क्या हुआ था? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था। उस टाइम पे इन नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन बहुत बड़े लेवल पे होना शुरू हो गया था। देयर हैव बीन मार्जिनल एक्सपेंशन in the resource of the world in the last 300 years, but there has been phenomenal growth in the human population. डेफिनेटली रिसोर्सेज बढ़े हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो रिसोर्सेज की ग्रोथ से बहुत ज़्यादा बढ़ी है। एंड डेवलपमेंट हैज़ ओनली कंट्रीब्यूटेड इन द इंक्रीजिंग द मल्टीपल यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड व्हाइल देयर हैज़ बीन इनॉर्मस इंक्रीज इन द डिमांड फॉर दिस रिसोर्सेज। तो ये बोलना चाह रहा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन की बढ़ती जा रही है वैसे वैसे रिसोर्स पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है और उसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है और रिसोर्स उतना ग्रो नहीं कर रहा है। तो ये क्या है? एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें डिमांड तो ज़्यादा की है, डिमांड है 100 रुपये की और मिल कितने रहे हैं? 50। तो ये एक तरीके से जो सिचुएशन धीरे धीरे वो और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। देयरफॉर द प्राइम टास्क बिफोर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी इज टू मेंटेन पैरिटी बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्स। तो ये एक पैरिटी का मतलब है कि बैलेंस क्रिएट करना चाहिए पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज के बीच में। उसी को क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी अगली जनरेशन्स जो हमारी आने वाली हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इतना ज़्यादा इन एरियाज़ को एक्सप्लॉइट कर लें कि अगली जनरेशन्स के लिए सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाए। पोल्यूशन की वजह से फॉरेस्ट ख़त्म हो जाए, हमारे सारे लैंड में कुछ बचे नहीं, तो वो एक बहुत बड़ा एक चिंता की बात हो जाएगी। फिर स्कॉलर्स लाइक Robert Malthus was the first one to voice this concern about the growing scarcity of resources as compared to the human population. तो माल्थस जो थे उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसको माल्थसियन थ्योरी भी बोलते हैं। उन्होंने क्या बताया था कि एक पॉपुलेशन भी ग्रो करती है और रिसोर्सेज भी ग्रो करते हैं, बट पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है रिसोर्सेज के कंपैरिजन में, जिससे क्या होता है? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हो जाती है। यानी पॉपुलेशन ग्रो ज़्यादा कर रही है और डिमांड भी ज़्यादा हो रही है और उतना रिसोर्सेज ग्रो नहीं कर रहे, तो उससे क्या होगा? स्कार्सिटी यानी
कमी, यानी रिसोर्सेज में कमी आनी शुरू हो जाएगी, सभी पॉपुलेशन को उतने रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे। या मान ली फूड का एग्जांपल लेके चलते हैं कि फूड का उतना ग्रोथ नहीं हो पाएगा जितना पॉपुलेशन को रिक्वायरमेंट है, तो वो उसकी क्या आ जाएगी, स्कार्सिटी। Apparently, this argument looks logical and convincing, but a critical look will reveal certain intrinsic flaws, such as resources are not a neutral category. It is not the availability of the resources that is as important as their social distribution. अब इसमें ये इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि कुछ जो दूसरे इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज है, प्रॉब्लम क्या है, सोशल डिस्ट्रीब्यूशन उनका इक्वल नहीं है, यानी कुछ लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा है और कुछ लोगों के पास बहुत कम है। ये डिफरेंस की वजह से क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, बट वो सोशल डिस्ट्रीब्यूशन उसका अच्छा नहीं है, इस इक्वल नहीं है, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। रिसोर्सेज एवरीवेयर आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। रिच कंट्रीज एंड पीपल हैव एक्सेस टू लार्ज रिसोर्सेज बास्केट्स while the poor find their resources shrinking. Moreover, unending pursuit for the control of the more and more resources by the powerful and use of the same for exhibiting the one's prowess is the prime cause of conflicts as well as the apparent contradiction between population, resource and development. तो ये एक फैक्टर, ये जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये कॉलोनाइजेशन के पीरियड पे बहुत मतलब वैलिड है कि जो यूरोपियन कंट्रीज जब कॉलोनाइज कर रही थी तो वो क्या कर रही थी, मान लीजिए इंडिया ब्रिटिश लोगों के कंट्रोल में था, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, इंडिया का जितना भी रिसोर्स था यहाँ से सारा एक्सपोर्ट होकर कहाँ जा रहा था, ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में तो लोगों ने बहुत मतलब अच्छे से अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव किया, बहुत पैसा कमाया, इंडस्ट्री ग्रो करना शुरू किया, और इधर क्या हुआ, पॉवर्टी बढ़नी शुरू होगी। तो ये क्या था, एक तरीके से इम्बैलेंस ब्रिटिश लोगों ने, यानी ब्रिटिश लोग उस टाइम पे पावरफुल थे, तो ये बोल रहे हैं कि पावरफुल क्या कर रहे हैं, अपने सारे रिसोर्स को जितना ज़्यादा उसको कलेक्ट करके उसको यूज़ कर पा रहे हैं, और जो पुअर हैं वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं। तो ये एक क्या है, इम्बैलेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन है। इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन हैव बीन वेरी सेंसिटिव टू द इशू ऑफ पॉपुलेशन, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी इंडिया में हमेशा से इस चीज को बैलेंस करने के लिए कोशिश की जाती रही है। इट वुड नॉट बी इनकरेक्ट टू से दैट द एंशिएंट स्क्रिप्चर्स वर एसेंशियली कंसर्न्ड अबाउट द बैलेंस एंड हार्मनी अमंग द एलिमेंट्स ऑफ नेचर। यानी इवन इंडियन जो एंशिएंट टाइम के जो हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स थे उसमें भी मतलब नेचर और ह्यूमंस के बीच में एक बैलेंस के लिए हमेशा बात की जाती थी। जैसे हम लोग जो नेचर को की पूजा करते हैं, सन की वर्शिप करते हैं, एयर की वर्शिप करते हैं, ट्रीज की वर्शिप करते हैं, तो ये एक बैलेंस शो करने का तरीका होता है कि हम रिस्पेक्ट करते हैं नेचर को। महात्मा गांधी इन द रिसेंट टाइम्स एडवोकेटेड द री इन्फोर्समेंट ऑफ द हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द टू। हार्मनी का मतलब क्या होता है, दोनों एक बैलेंस के साथ चले, नेचर एंड ह्यूमंस, तो उसको क्या बोलते हैं, हार्मनी। He was quite apprehensive about the ongoing development, particularly the way industrialization has institutionalized the loss of morality, spirituality and self-reliance, non-violence and mutual cooperation and environment। तो गांधी जी इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्रिटिक यानी क्रिटिसाइज करते थे उसको फॉर दीज रीजंस कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी, मोरालिटी, सेल्फ रिलायंस खत्म हो रहा है। सेल्फ रिलायंस क्या होता है, जो विलेज में अपना क्या, एक छोटे से विलेज में हर चीज़ अवेलेबल होती है। कुछ लोग उसमें ग्रेन्स का काम करते हैं, एग्रीकल्चर जिनके पास होता है तो उनके पास ग्रेन्स अवेलेबल होते हैं, कुछ टूल्स बनाते हैं, कोई सब्जी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आपस में एक मार्केट में जाके एक्सचेंज करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं। वो क्या होता है, सेल्फ रिलायंस, नॉन वायलेंस, म्यूचुअल कोऑपरेशन। ये सब धीरे धीरे एनवायरनमेंट, ये सब क्या हो रहा है, इनका लॉस होना शुरू हो गया है इंडस्ट्रीज की वजह से। इन हिज ओपिनियन ऑस्टेरिटी फॉर इंडिविजुअल, ट्रस्टीशिप ऑफ सोशल वेल्थ एंड नॉन वायलेंस आर द की टू अटेन हायर गोल्स इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज दैट ऑफ ए नेशन। तो गांधी जी का ये एक उनकी टीचिंग थी कि ऑस्टेरिटी फॉर इंडिविजुअल्स क्या होता है कि इंडिविजुअल्स जो हम लोग हैं, हम लोगों को इतना ज़्यादा पैसे के पीछे, वेल्थ के पीछे या कंज्यूमरिज्म के पीछे यानी नई नई चीज़ों को यूज़ करने के पीछे नहीं भागना चाहिए। सिर्फ जो नीड बेस्ड चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, उससे ज़्यादा हमें ज़्यादा
वेल्थ को या उस चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, या हमें ज़रूरत से ज़्यादा कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, जितना लिमिटेड रिक्वायरमेंट है बॉडी के लिए उतना ही खाना खाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें गांधी जी प्रीच करते थे। ट्रस्टीशिप ऑफ सोशल वेल्थ, तो जो हमारी ओवरऑल नेचुरल एंड सोशल वेल्थ है या जो इंडस्ट्रीज हैं उसको हमें एक एज ए सोसाइटी हमें पूरी कंट्री को उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, ये गांधी जी उसमें बोलना चाहते थे। नॉन वायलेंस को हमें रखना चाहिए, ये सब उनके हिसाब से ये था कि इंडिविजुअल्स और नेशंस के ये हायर गोल्स होने चाहिए। हिज व्यूज वर ऑल्सो री एकोड इन द क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट लिमिट्स टू ग्रोथ। तो गांधी जी के ये अगर आप देखेंगे ये इंटरनेशनल लेवल की रिपोर्ट्स हैं, तो गांधी जी की जो वैल्यूज उन्होंने इन वर्ड्स में बताई कि नॉन वायलेंस को फॉलो करो, मोरालिटी को फॉलो करो, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करो, ऑस्टेरिटी को फॉलो करो, तो इनको इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी रिस्पेक्ट मिली कि हाँ अगर आपको सस्टेनेबल अगर ग्रोथ चाहिए लंबे टाइम तक, अगर आप सब अगली आने वाली जनरेशन्स को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ों को, गांधी जी की बताई हुई चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है। तो इसके साथ ये यूनिट आपकी कंप्लीट होती है। तो आप इसके जो भी बुक का जो इंडेक्स है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये इसका जो यूट्यूब चैनल की आपकी प्लेलिस्ट में ऑल वीडियोज़ आर बीइंग अपडेटेड, तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। बुक में आप बुक वाले उस पर्टिकुलर बुक के नाम से जो फोल्डर है उसमें जाके आप अपना वीडियो लेक्चर ओपन करके उसको देख के अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं।